हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं लाइट, और लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा भी है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर आपको इमेज फॉर्मेशन देखने हैं मिरर के थ्रू, स्फेरिकल मिरर के थ्रू, फिर आपको लेंस के बारे में पढ़नी है, और यहाँ पे फिर जाने के बाद ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है लाइट। अब लाइट में देखो हम लोग को क्या पढ़नी है कि सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट बेसिकली एक एनर्जी है जो क्या करता है, जो हम लोग को सेंसेशन देता है विजन का, है ना। अगर लाइट नहीं हो तो आप दिखाई नहीं पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट एक एनर्जी है जो कि हम लोग को क्या देता है, सेंसेशन देता है विजन का। तो हमने यहाँ पे पहले लिख रखा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, समझ में आता है हम लोग को। अच्छा, अब है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में दो चीजें होती हैं। या तो वो क्या होता है, कोई भी चीज या तो पार्टिकल हो सकता है या तो वेव हो सकता है, और तीसरा कोई चीज नहीं हो सकता है। तो पार्टिकल आपको पता है, पार्टिकल मतलब मैटर बेसिकली मैं बोल रहा हूं। तो मैटर का क्या डेफिनेशन है कि कोई भी चीज जिसके पास मास है और जो जगह लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल या फिर मैटर। तो क्या लाइट मैटर है या वेव है। तो सबसे पहले जो है ना, न्यूटन ने एक थ्योरी दी। पहले तो हम लाइट को समझ लेते हैं कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल वाला भी नेचर होता है और वेव वाला भी नेचर होता है। अब ये पार्टिकल नेचर किसने दिया था, ये दिया था न्यूटन ने। न्यूटन की एक थ्योरी थी जिसका नाम था कॉर्पुसल थ्योरी। कॉर्पुसल थ्योरी में बताया गया, कॉर्पुसल्स मतलब होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत टाइनी पार्टिकल्स जिसको हम देख नहीं सकते। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल नेचर का होता है। मतलब लाइट अगर आपने ट्यूबलाइट ऑन किया या बल्ब ऑन किया तो वहां से क्या होंगे, ढेर सारे पार्टिकल्स आ रहे होंगे। वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, उसके पास बहुत हाई एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और वही एनर्जी को हम यहाँ पे लाइट बोलते हैं। ये किसका कहना था, न्यूटन का कहना था। ठीक है, न्यूटन का कहना था, हमने वो भी समझ लिया। तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड्स जैसे लिख रखे हैं कि न्यूटन की थ्योरी थी कॉर्पुसल थ्योरी। कॉर्पुसल का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या था, लाइट क्या था, मैटर नेचर का था। ठीक है, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, काफी सालों के बाद वेव नेचर हमको समझ में आया कि लाइट का जो हाइजन ने दिया था, हाइजन ने बोला कि नहीं ये पार्टिकल नेचर नहीं होता इसका, ये एक खास तरीके का वेव है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव्स। अब ये वेव है तो वेव वाली प्रॉपर्टी होगी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी उसकी वेव की, कि लाइक उसमें वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो हमको दोनों समझ में आया कि ठीक है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, तो हम सही किसको माने। उसके बाद काफी समय के बाद, काफी रिसर्चेज के बाद हमें समझ में आया कि एक थ्योरी आई जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ने बता दिया कि देखो लाइट का ना दोनों नेचर होता है, डुअल नेचर होता है इसका, पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और वेव जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे हम देखते हैं कि वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, जैसे कुछ फेनोमिना है लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरीके के जो फेनोमिना है वहां पे हमको क्या दिखता है कि ये मैटर की तरफ बिहेव करता है। लेकिन अगेन कुछ और भी फेनोमिना है, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमको दिखाई देता है कि ये वेव नेचर का है। खैर, वेव नेचर जो है ना, ये हमको पढ़ना है आगे चल के, मतलब 11th में आपको दिख जाएगा एंड 12th में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि वेव नेचर ऑफ लाइट। फिलहाल जो है ना, हमारे 10th क्लास में ये वाली चीज हमको पढ़नी है कि लाइट का जो मैटर वाला जो नेचर है वो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये पार्ट आप पहले कॉपी कर लो। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें डिस्कस करना। पहले आप ये कॉपी कर लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम चीजों को देख कैसे पाते हैं, है ना। तो देखो, तो मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है कि, और यहाँ पे हमारी आंखें हैं, दिख रहा है कितना सुंदर सा आंख है। तो सुंदर सा आंख से हम कैसे देख पाते हैं इन चीजों को। तो जवाब है कि लाइट यहां से चल के आती है, हमारी आंखों पे पड़ती है, और हमको ये चीजें क्या होता है, ये चीज हमको विजिबल हो जाता है, दिखता है। अब है कि क्या ये खुद सोर्स ऑफ लाइट है क्या, जवाब है हमें नहीं पता। लेकिन यहां से लाइट चल के हमारी आंखों पे जानी चाहिए। अगर हमारे पास वहां से चल के, उस ऑब्जेक्ट से चल के हमारी आंखों पे लाइट पड़ेगी, हमको वो चीज दिखाई देगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे मैं ट्यूबलाइट को देख पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है और हमारी आंखों पे पड़ रही है, तो हमको ट्यूबलाइट दिखाई देता है। ओके, तो सवाल है कि क्या ये बेंच भी हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, बेंच भी हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या बेंच से लाइट चल के हमारी आंखों पे आ रही है, जवाब है हाँ आ रही है। क्या बेंच सोर्स ऑफ लाइट है, जवाब है नहीं, बेंच सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। बेंच क्या कर रहा है कि लाइट को बाउंस बैक कर रहा है।
ठीक है। तो बाउंस बैक अगर करके हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही है, लाइक ऐसा हो सकता है कि ये खुद सोर्स ऑफ लाइट ना हो, बल्ब यहाँ पे है और बल्ब से क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे पड़ रही है ढेर सारी लाइट, और हमारे पास ढेर सारी लाइट यहाँ से क्या हो रही है, टकरा के हमारे आंखों पे आ रही है। तो ये जो लाइट का जो बाउंस बैक होता है ना, ये एक फिनोमिना है, और इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन। ठीक है, खैर तो क्या होता है, हम कैसे बताएंगे कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, कि जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो वहां से क्या होता है, रिबॉन्ड होके हमारी आंखों पे आ जाए तो हमको वो चीज़ दिखाई देती है। तो हमारे पास क्या आ गया, दो तरीका है, या तो किसी और का लाइट को ये बाउंस बैक करके हमारी आंखों पे ले आए, या इसका खुद का लाइट हो। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे, चलिए मैं साथ में लिखता हूं कि व्हेन द लाइट अदर लाइट, यही होती है कहानी, कि या तो ऑब्जेक्ट का क्या हो, खुद का लाइट हो, मतलब सोर्स ऑफ लाइट वो खुद ऑब्जेक्ट हो, या किसी और के लाइट को क्या करे, बाउंस बैक कराए हमारी आंखों पे, तो क्या होगा, चीजें हमको दिखाई देंगी। समझ में आता है ये चीज, ओके। लेकिन यहां से ना एक टर्म हमारे पास जनरेट होता है कि भाई ये एक टर्म है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन वही होता है कि बाउंस बैक होकर लाइट हमारी आंखों पे आए, उसको हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमिना को क्या बोलते हैं, ये जो बाउंसिंग बैक वाली जो फेनोमिना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। खैर समझ में आता है हमको, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तो पहले यहां तक कॉपी कर ले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब हम चीज़ों को देख पाते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि हम रिफ्लेक्टेड रे देख पाते हैं। क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जिसको आप देखते हो वो खुद सोर्स ऑफ लाइट नहीं है ना, वो किसी और के लाइट को बाउंस बैक कर रहा है, और ये जो बाउंस बैक करने वाला जो घटना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हम लोग बोलेंगे कि द बाउंसिंग बैक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट किससे रिफ्लेक्ट होगी, क्या कांच से लाइट रिफ्लेक्ट होगी? जवाब है हाँ, थोड़ा बहुत होता है, इसीलिए हमको कांच दिख पाता है। बट क्या लाइट अगर कांच बहुत साफ है तो क्या हमको रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है? जवाब है नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम कभी कभी कांच में टकरा जाते हैं, हमें लगता है ये गेट क्या है, गेट वहां पे है ही नहीं, है ना। देखा है ना आपने, यहाँ पे शीशे की ग्लास लगी होती है, आपको पता नहीं चलता है तो क्या होता है, आप जाते हो टकरा जाते हो। ठीक है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, मेरे साथ तो हुआ है। ओके, तो बाउंसिंग ऑफ लाइट हमने एक समझ लिया यहाँ पे कि अच्छा ठीक है। तो अब है ना कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप बोला हुआ है, तो पहला आता है हमारे पास कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि एक स्मूथ सरफेस से रे ऑफ लाइट आते हैं, इस तरीके से लाइट आया और ये क्या हो गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरीके से यहां पे क्या है, ओपेक सब्सटेंस है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू a smooth surface is called regular reflection। लिख सकते हो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो दूसरा आता है हमारे पास कि इरेगुलर कैसा होता है। इरेगुलर होता है कि देखो कैसा हो जाए कि हमारे पास सरफेस लाइक ऐसे ऐसे कुछ है, ठीक है। तो यहां पे लाइट आई और ये इधर ही चला गया, ये लाइट आई ये इधर चला गया, ये लाइट आई ये ऐसे चला गया। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है ना, जिसमें कि स्मूथ सरफेस से नहीं रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, तब उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप यहां पे लिख दोगे इरेगुलर का, चलो यहां पे आप लिख देना, ठीक है, इरेगुलर वाला बात। खैर हम लोग को अब मतलब समझ में आ गया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, लाइट का बाउंस बैक हो जाना। बाउंस बैक को क्या बोलते हैं हम लोग, कि रिफ्लेक्शन।
ठीक है, फिर हमने देखा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है कि स्मूथ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रेगुलर है, और दूसरा है कि अगर ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो क्या है कि वो रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। खैर हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है ना वो है स्मूथ सरफेस से, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग को पढ़नी है। ओके, तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लें, बड़े बेसिक से टर्म्स हैं, शायद आपने पिछले क्लासेज में भी पढ़ा होगा, 8th 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो उसको कॉपी कर लीजिए। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई ये जो हमने बना दिया था यहाँ पे हमने क्या बनाया था कि लाइक एक रे ऐसे आई और ये ऐसे गया, ये हमें कैसे पता कि ऐसे ही गया, ऐसे क्यों नहीं गया? तो भाई इसके लिए नियम है ना, वही नियम हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सरफेस है और यहाँ पे, अच्छा एक और बात समझ लीजिए, जहाँ पे ये रे आके गिर रहा है ना उस पॉइंट पे अगर सरफेस से मैंने परपेंडिकुलर एक लाइन बना दिया तो दिस इज नॉर्मल, ठीक है। और जो लाइट आ रही है गिरने के लिए आ रही है ना, इस स्मूथ सरफेस पे लाइट गिरने के लिए जो आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या है? ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल वहां बना दिया मैंने, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे। समझ में गया आ गई बात? पहला जो पॉइंट है वो है कि द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lies in a same plane। कैसे होते हैं? सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्या मतलब होता है इसका? देखो लाइट अगर ऐसे आएगी ना बेटा, ऐसे आएगी और यहां पे सरफेस है, यहां पे टकराए और लाइट ऐसे जाए तो ये एक प्लेन हो गया। ये क्या हो गया? एक प्लेन। कभी भी लाइट ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइट ऐसे आएगी स्मूथ सरफेस पे पड़ेगी और लाइट ऐसे चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी चीज को हमने नियम बना लिया, बना के इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा देखो एक चीज हम लोग छोड़ दिया हमने, ये चीज क्या है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बनाता है ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई क्या है हमारे पास? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और दूसरा हमारे पास क्या है? आर क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात समझ में आती है? तो यहां पे दूसरा जो नियम है ना वो यही बताता है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ आर। इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये बात हमको समझ में आती है? चलो यहां तक कॉपी कर लीजिए। अब हमारा जो टॉपिक है ना ये है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। चलो ओके, तो प्लेन मिरर हमने यहां पे लिया हुआ है। प्लेन मिरर में क्या दिखाई देता है कि यहां पे सपोज ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या दिखता है? मिरर के अंदर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना, और उतनी ही दूरी पे दिखाई देती है। कैसे? तो देखो यहां से लाइट ऐसे आया, यहां पे आया रिफ्लेक्ट होके, ये एंगल ऐसे, और यहां पे ये रिफ्लेक्ट होके आया, और हमने इसको जब पीछे एक्सटेंड किया ना, क्योंकि आगे तो ये क्या होगा? कभी भी मीट ही नहीं होगा। तो मीट नहीं होगा तो क्या होगा? इधर तो इमेज फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन हमने जब इसको बैक एक्सटेंड किया तो वहां पे हमने देखा कि वहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, और वो जो इमेज थी वो मिरर से उतनी ही दूरी पे थी जितनी ये ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे थी। ठीक है, समझ में आता है बात? ओके, तो इससे हमने क्या निकाल लिया ना कि नेचर ऑफ इमेज थ्रू प्लेन मिरर। तो देखो एक्चुअली में क्या हुआ है कि दोनों जो रे हैं कभी भी मीट किए क्या इधर आके? नहीं, हमने क्या किया? इसको बैक एक्सटेंड किया है ना, इनसाइड द मिरर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज जिसको क्या कर सकते हैं? जिसको फर्दर स्क्रीन पे नहीं ला सकते हम, है ना, वो हमने कहाँ लिया? वर्चुअली हमने वहां पे फॉर्म किया है। तो ये है वर्चुअल इमेज। दूसरा है कि इक्वल इन साइज भी क्या होता है? इक्वल है। हालांकि मैंने यहाँ पे डॉट लिया है, लेकिन अगर आप डॉट नहीं लेते ना, एक ऑब्जेक्ट भी लिया होता आपने, तो उतनी ही हाइट का आपको वहां पे क्या दिखाई देता? इमेज भी दिखाई देता। तो इक्वल इन साइज, किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं? कि इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज होता है, इक्वल इन साइज होता है।
तीसरा कि इक्वी डिस्टेंट होता है, इक्वी डिस्टेंट इन साइड, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मिरर, मिरर से क्या होगा, इक्वल दूरी पे होगा, ठीक है। और चौथा जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। कैसा होता है, तो लैटरली वो इन्वर्टेड होता है। क्या मतलब है इसका लैटरली इन्वर्टेड, तो देखो आपने मिरर में हमेशा देखा होगा कि आप बाल ऐसे ऐसे कंघी करते हो, है ना, मुझे छोड़ यार, आप बाल ऐसे ऐसे करते हो, तो ऐसे ऐसे करते हो तो मिरर में ना उसको उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं। अगर आपने राइट हैंड ऐसे किया तो मिरर में तुमको दिखाई देता है कि लेफ्ट हैंड ऐसे आ रहा है, मीट कर रहा है ऐसे। तो ये जो चीज़ है ना कि आपका राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इस बात को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या होता है लेटरल इन्वर्जन। तो आप बोलोगे कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि व्हेन द लेफ्ट पार्ट ऑफ इमेज अपीयर द राइट पार्ट इन व्हेन द लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने कि व्हेन द लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर द राइट पार्ट इन इमेज, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। समझ में आ गया आपको लेटरल इन्वर्जन। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब आपसे नेचर पूछा जा सकता है कि इमेज का नेचर कैसा होगा जब ये इमेज प्लेन मिरर से बना हुआ है। तो प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज होता है उसका नेचर होता है ये चार मतलब वर्चुअल इमेज बनता है, इक्वल इन साइज बनता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मिरर होता है, एंड द लास्ट पार्ट इज लेटरली इन्वर्टेड होता है। और लेटरल इन्वर्जन का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो ये रिफ्लेक्शन वाला जो है प्लेन मिरर से ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि जैसा इसका नाम है ना कि ये स्फेरिकल मिरर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्फीयर होगा, स्फीयर से इसको कट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो हम स्फीयर से क्या किए, हमने दो जगह से ऐसे कट करके हमने बाहर निकाल लिया इसको, और इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। और हमने आपको दिखाया है कि देखो ये स्फीयर करके हमने स्फीयर से ये पार्ट कट किया है, और हमने बाहर की तरफ मतलब बल्जिंग आउट सरफेस जो था ना, बल्जिंग आउट मतलब बाहर की तरफ, तो बल्जिंग आउट सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे बल्जिंग इन सरफेस को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो हमको क्या हो गया ना, दो टाइप के मिरर मिल गए। ये जो इस मिरर है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे जहाँ पे बल्जिंग आउट को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, सिल्वर पेंटिंग की जाती है यहाँ पे, तो हम इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि केव जैसा शेप ले रहा है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स हो गया। तो आपको ये चीज ना याद रख लेना पड़ेगा कि देखो बल्जिंग आउट सरफेस से अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बल्जिंग आउट सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स। और बल्जिंग इन सरफेस अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला क्या है, पेंटेड सरफेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये है कॉनकेव मिरर, है ना, केव जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, समझ में आता है हमको। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास जिसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सो क्या लिखा है हमने कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर द मिरर इज कट आउट को हम क्या बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं कि दिस इज सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया कि भाई जिस स्फीयर से आपने मिरर का टुकड़ा को कट करके निकाला है ना, उसका जो सेंटर था, किसका, स्फीयर का जो सेंटर था, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, समझ में आता है हमको। अगली बात जो है वो है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और उससे पहले हमको समझना चाहिए कि पोल क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि पोल जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर भी, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि द सेंटर ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। क्या लिखा है हमने कि द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल कहां पे है, यहां पे पोल है, और कहां पे है, ये भी हमारा क्या है, पोल है। दोनों जगह पे ये सेंटर है ना, सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यहां पे पोल कहां पे, यहां पे। सो पोल हमको समझ में आता है कि ऑप्टिकल सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अच्छा, अगला जो चीज है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज होती है। प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पीए लिख रहा हूं, आप इसको पूरी लाइन लिखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि मैं बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाला जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो हमने क्या लिखा है कि द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे उसके आगे। तो पहले आप यहां तक कॉपी कर लें, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
चलिए कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि फोकस क्या होता है। तो देखो फोकस जो है ना, ये क्या होता है कि जब जब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जहां पे मीट करते हैं, जहां पे सारे रेज जहां पे मीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो क्या बोलेंगे कि देखो हमने क्या लिखा है कि द पॉइंट वेयर ऑल द रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद सारे के सारे रेज जहां पे मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो यहां पे भी क्या हुआ, देखो कि ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज कर रहा है रे को, तो ये कहां मीट करेगा? ये तो इधर तो मीट करने से ना दूर दूर जा रहा है सब ऐसे, तो ये कहां मीट करेगा? ये यहां पे मीट करेगा, मतलब बिहाइंड द मिरर मीट करता है। खैर जहां पे भी ये मीट करे उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। लेकिन हमने यहां पे ध्यान देनी है एक बात कि एक जो है ना, एक का फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर आता है, एक का जो है बिहाइंड द मिरर आता है। ओके, अच्छा, पहली बात हमको समझ में आ गई कि फोकस क्या होता है। तो फोकस होता है कि जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से टकराने के बाद लाइट जहां पे मीट करे उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस करते हैं। ठीक है, अगला है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर फोकस बन रहा है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे सारे रेज मीट कर रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? कि प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो ये क्या आता है अपना? प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हमारे पास दोनों टाइप के लेंसेज के लिए, दोनों टाइप के मिरर के लिए, सॉरी, मैंने आपको क्या बता दिया कि देखो फोकस कहां पे है, यहां पे ये पार्ट। ओके, तो पहले इसको कॉपी कर ले, फिर हम लोग देखते हैं कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से हम लोग देख रहे हैं कि पहले नियम। तो नियम कैसे हैं कि पहला रूल है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है तो वो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। पहला रूल आपको समझ में आ गया कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। दूसरा जो है ना रूल, दूसरा इसी का उल्टा हो गया कि अगर रे क्या हो रहा है कि रे फोकस से होके आ रहा है, अगर एक रे है जो फोकस से होके आ रहा है, मतलब मैंने अगर ऐसे बनाया है, तो दिस विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो रे कमिंग थ्रू फोकस विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दो नियम हमको समझ में आ गए। अच्छा, तीसरा यहां पे मैं बना देता हूं कि थर्ड रूल अपना है कि अगर एक रे जो कि क्या आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन 2f भी बोलते हैं या फिर c भी बोलते हैं। तो क्या होगा कि अगर ये रे ऐसे आ रहा है, लाइक अगर एक रे 2f से होके गुजर रहा है तो वो रिटर्न बैक होगा इन द सेम पाथ, है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि रे, यहां लिख देता हूं मैं, रे कमिंग थ्रू 2f will return back in same path। आता है समझ में? ये थर्ड रूल क्या बोलता है कि रे कमिंग थ्रू 2f मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाला जो रे है वो उसी डायरेक्शन में, सेम पाथ से रिटर्न बैक हो जाता है। ठीक है, थर्ड रूल हमको समझ में आ गया। एंड द फोर्थ रूल हम लोग को बोलता है कि अगर एक रे जो कि कहां पे टच हो रहा है, पोल पे अगर आ रहा है, तो क्या होगा? रिटर्न बैक होगा विद द सेम एंगल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि रे fall on pole will make same angle after। सो हमने क्या लिखा है यहां पे कि रे फॉल ऑन पोल विल मेक सेम एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे क्या हो रहा है? सेम एंगल बन रहा है। ठीक है, सो ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स हमको ध्यान रखने हैं। आप एक बार रिकॉल कर लो। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था कि पैरेलल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजरेगा। दूसरा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, राइट। उसके बाद है कि अगर एक रे जो 2f से गुजर रहा है वो 2f से ही पास होगा, पाथ रिटर्न बैक होगा इन द सेम पाथ। एंड द लास्ट पार्ट इज कि पोल पे पड़ने वाला जो रे है वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो ये चारों नियम आपको कॉपी कर लेने हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन।
नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो क्या होगा। तो देखो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे तो क्या होगा कि वही नियम हमने यहाँ पे फॉलो किया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और अगर मैंने सेम एंगल से यहाँ पे पोल पे हमने दिया है तो क्या होगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और ये पैरेलल रेज ऐसे मिलते जाएंगे। और पैरेलल रेज को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिल रहा होगा और इमेज भी हमारा कैसा बन रहा होगा, बहुत बड़ा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि नेचर इसका कैसा हो जाएगा, नेचर है पहला है कि रियल, क्यों, क्योंकि इस तरफ बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा तो बन ही रहा है ना। दूसरा क्या होगा कि हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या बनेगा, कहां पे बन रहा है, तो हम बोलेंगे एट इन्फिनिटी। अब याद करो कि हम लोग एक बार इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखा था हमने इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। इस बार मैंने क्या किया, इस बार ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, तो इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं। और जो हमारा सिक्स्थ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, ये आपको खुद ही समझेगा कि हमने क्या किया, हमने यहां पे इस बार हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा है हमने। तो देखो यहां पे क्या होगा, ये मान लो फोकस है, हमने यहां पे रखा है इमेज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहां पे कैसे जाएगा, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कहां से गुजरेगा, तो ये फोकस से गुजरेगा, मान लो फोकस यहां पे था, ठीक है। चलो तो अब क्या हुआ, दूसरा जो हमने ऐसे बनाया तो ये क्या हुआ, ये दूर जा रहा है। अब हमको क्या दिख रहा है कि भाई ये तो इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगा, ये तो दूर दूर जा रहा है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको बैक एक्सटेंड किया, पीछे देखा, तो हम लोग को दिख रहा है कि भाई ये जो है ये पीछे कहीं पे ऐसा मीट करेगा। तो पीछे अगर मीट कर रहा है तो हमने क्या बोला कि देखो इमेज यहां बनेगा। और इस बार बड़ा खास है, इस बार खास इसलिए क्योंकि इस बार इमेज कहां बन रहा है, उस तरफ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है तो बताओ नेचर कैसा हो जाएगा उसका, बोलो, इस तरफ अगर रियल है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ देखो एक और चीज आ रहा है कि इरेक्ट हो रहा है सीधा, तो हम क्या बोलेंगे कि इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड कैसा हो जाएगा, कहां बन रहा है, तो हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है इमेज। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि कैसा बन रहा है, कि बड़ा है छोटा है, तो हम बोलेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो हमने यहां पे बोला था कि देखो खास क्या है इसमें, तो इसमें खास ये है कि यही एक ऐसा केस है ना, यही एक ऐसा केस है जिसमें कि सीधा इमेज बन रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मुझे कि अगर मैंने कॉन्केव मिरर लिया है तो कहां पे मैं रखूं कि मुझे सीधा दिखाई दे, मेरा चेहरा सीधा दिखाई दे, तो हम बोलेंगे कि फोकस और पोल के बीच में आप अपना चेहरा रखिए, हमारा चेहरा क्या हो जाएगा वहां पे, ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां बनेगा, इमेज हमको सीधा दिखाई देगा। ओके, तो ये हमारे इमेज फॉर्मेशन है, इसको सबको आप कॉपी कर ले, इसको आपको याद भी रखना है। अब तीसरा जो है ना हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट एट 2f। 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहां पे लिख देना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं, 2f। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अच्छा, तो क्या बोला है कि कैसा होना चाहिए ये, तो अगर हमने 2f पे रखा है तो ऑब्जेक्ट इमेज भी 2f पे ही बनता है। कैसे, हमने सेम नियम फॉलो किया कि पैरेलल ले गए, यहां से आया फोकस से ले गए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, और जहां पे ये मीट किया हमने देखा कि वो 2f पे ही बन रहा है। तो हमने नेचर इसका लिखना चाहा, तो बताओ लिखना है नेचर, तो आप क्या लिखेंगे, पहला कि रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो बात समझ में आ गई है, रियल एंड इन्वर्टेड है, दिख भी रहा है हमको, इस तरफ बन रहा है तो क्या होगा, रियल। अच्छा, दूसरा जो है वो होता है सेम साइज, कि इसका जो इमेज का जो साइज है ना वो सेम साइज का होता है, किसके सेम साइज, ऑब्जेक्ट के। एंड द थर्ड थिंग इज कि कैसा होगा, कहां पे बन रहा है, तो हम बोलेंगे एट सी, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, 2f। कहां पे बन रहा है, एट सी और 2f, ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। अच्छा, चौथा जो है वो हम लोग यहां पे बना लेते हैं। चौथा क्या कर रहा हूं मैं, और नजदीक ला रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्ट एट, या ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में रख रहा हूं मैं। तो देखो फिर से इमेज बनाते हैं फटाफट, कैसा हो जाएगा, ये है, और हमने यहां पे रख दिया फोकस, यहां पे रख दिया लाइक 2f। आपको कहां रखना है, यहां पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे,
कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से होकर गुजरेगा, गुजार दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे ऐसे लो और इसको सेम एंगल से अगर हम लेके जाए ना तो ये यहाँ बनता है, और यहाँ बनना मतलब इमेज कहाँ बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है? ऐसा, उल्टा बन रहा है। चलो तो हम इसका नेचर लिखते हैं। नेचर क्या हो जाएगा बताओ? नेचर हो जाएगा, पहला जो है वो है कि रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आता है रियल और इन्वर्टेड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कैसा बन रहा है? इस तरफ बन रहा है, और पता है ना आपको, मिरर में टकरा के लाइट इधर आ जाए तो उसको रियल बोलते हैं। तो यही चीज हमने यहां पे देखा। और दूसरा जो है वो कैसा होगा कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होता है ना, ये बड़ा है ना, शायद आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में कि ऑब्जेक्ट छोटा सा, इमेज बड़ा सा। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि कहां पे बन रहा है, तो हम बोलेंगे बियॉन्ड 2f। अब एक चीज गौर करना, देखो कि जब आपने 2f के बियॉन्ड रखा था तो इमेज बना था f और 2f के बीच में। कुछ याद आ रहा है? लिखा है अपने नोट्स में, देखो एक बार पलट के देखो नोट्स में क्या लिखा है। लिखा है कि नहीं कि 2f के बियॉन्ड रखेंगे तो f और 2f के बीच में बनेगा इमेज। यहां पे कैसा हो रहा है? उल्टा, कि अगर f और 2f के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f। यहां पे हमने लिख दिया। तो ऐसे करके रिलेट करके आपको याद रखनी है। 4 चीजें हो गई, 4 हमने देख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद है सब? इमेज फॉर्मेशन, पहले हम रूल देखेंगे कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन 4 नियम है, जैसे हमने पिछले बार देखा था। यहाँ पे भी है कि रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से पास होगा? वो फोकस से पास होगा, लेकिन ये तो डाइवर्जिंग है, तो ये डाइवर्जिंग होकर इधर तो नहीं मिलाएगा, तो इसको बैक एक्सटेंड करोगे तो फोकस से गुजरेगा वापस। जो रे फोकस से पास होने के लिए जा रहा है, वो रिबॉन्ड होके मतलब रिफ्लेक्ट बैक होके कैसे जाएगा? तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमारा सेकंड नियम है। थर्ड हमारा है कि अगर एक रे जो कि 2f से गुजरने के लिए जा रहा है तो रिबॉन्ड होके सेम पाथ में चला जाएगा। मतलब क्या लिखा है हमने कि रे पासिंग थ्रू सी विल रिफ्लेक्ट बैक इन सेम पाथ। एंड डी जो है हमारे पास कि अगर वो एक रे है जो कि पोल पे गिरने के लिए आया है तो क्या होगा कि सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा, जो कि हमारा पिछला वाला भी नियम था कॉनकेव मिरर से भी। ठीक है, तो ये चारों नियम है। चारों नियम अगेन जो है सुनने में बहुत सिमिलर है, डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है, तो आप इसको कॉपी कर लें और इसको ध्यान में रखें। अब इन्हीं को यूज करके ना हम लोग इमेज फॉर्मेशन कराएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला जो है ना कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कैसा इमेज बनेगा, वापस हम लोग देख रहे हैं। तो देखो ये हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर है और हमने इमेज कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, हमने रखा है इंफिनिटी पे। मान लो ये है और यहाँ से रे आ रहे हैं, यहाँ से पैरेलल रे हमने कंसीडर किया है, ये कैसे जाएगा? ऐसे, और इसको बैक एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ आएगा? फोकस पे। वापस अगर मैंने ये रे कंसीडर किया है तो ये भी क्या होगा? ये भी ऐसे रिबॉन्ड हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट बैक होगा, और चूंकि इसका डाइवर्जिंग नेचर है तो कहाँ पे मीट करेंगे? ये मीट करेंगे पीछे, मिरर के पीछे। और कहाँ पे मीट कर रहे हैं? फोकस पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि नेचर इसका कैसा हो जाएगा? नेचर होगा कि नेचर ऑफ इमेज का नेचर मतलब अपन बात कर रहे हैं। तो पहला है कि बिहाइंड द मिरर एट फोकस पे बनेगा। दूसरा है कि चूंकि वो पीछे बन रहा है, मिरर का कैसा नेचर होता है कि भाई रिफ्लेक्ट बैक करके लाइट, एक्चुअल में लाइट इधर आनी चाहिए थी, और एक्चुअल में लाइट इधर आनी मतलब रियलिटी में लाइट इधर आनी चाहिए, तो इमेज भी अगर इधर बने तब उसको बोलते हैं रियल, और उधर बने तो क्या बोलते हैं? वर्चुअल। तो हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधा बनता है, चूंकि ये पॉइंट साइज है तो आपको दिख नहीं रहा है, बट ये सीधा है। थर्ड हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट साइज, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। अब जो सेकंड केस है ना, सेकंड केस मैं यहां पे बनाता हूं कि मिरर अगर अपना यहां पे है और ऑब्जेक्ट हमने कहीं पे भी रखा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं पे भी, तो हम यहां लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर के फ्रंट में कहीं पे भी अगर मैं रखूं तो देखो उसका इमेज कैसा बन रहा होगा। एक तो यहां से हमने पास कराया, आपको पता है कि ये क्या होता है कि ये ऐसे जाएगा, और इसको अगर पीछे एक्सटेंड किया जाए तो ये फोकस पे मीट करता है। और दूसरा हमने ले लिया कि लाइक अगर ये कहां से जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि अगर ये फोकस से होके जा रहा है ऐसे, मतलब ये जाना चाहता था फोकस से, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक होगा इस तरीके से। अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बना, ऐसा दिख रहा है आपको। कहाँ से जा रहा था ये होने के लिए, पास होने के लिए फोकस से, तो कैसे आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और इमेज कहाँ बन रहा है, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे। तो चलो यहाँ पे आ गया, तो ये अपना आ गया इमेज। इमेज को मैं ए डैश बी डैश लिख देता हूँ, यहाँ पे ए बी। तो आप क्या बोलेंगे कि नेचर कैसा होगा फिर से इमेज का, तो इमेज का नेचर होगा कि बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। दूसरा है कि वर्चुअल होगा, क्योंकि उस तरफ बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा भी बन रहा है, दिख रहा है आपको सीधा बनते हुए, है ना। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। मतलब कोई ऐसा, अच्छा यहाँ पे ना दो ही केस होते हैं और कोई केस नहीं होता है। एक तो है इन्फिनिटी पे रखो और एक कहीं पे भी रखो, उसका इमेज ऐसा ही बनेगा। तो हमने पूरा देख लिया, मतलब दो ही केस है, दोनों केस हमने देख लिया, दोनों में कभी भी इमेज जो है ना बड़ा नहीं बनता है। ठीक है, तो आपसे ना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हमेशा हमको सीधा इमेज दिखता है। हम बोलेंगे कौन सा, ये कॉन्वेक्स। अच्छा, फिर अगर हमसे पूछे कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें हमेशा हमको छोटा इमेज बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको कॉपी कर लो और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन एंड देन फिर न्यूमेरिकल्स, मिरर फॉर्मूला एंड उसके न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है ना, वो कैसा है कि मिरर फॉर्मूला में कैसे होता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। इसमें u और v क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ये v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ, और हाइट ऑफ इमेज को हमने यहाँ पे बोला hi, और यहाँ पे ho का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन में होता है -v/u इज इक्वल टू होता है h ऑफ i अपॉन h ऑफ o। h ऑफ o का मतलब हो गया ho और hi। ठीक है, ओके। अब देखते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। लाइक हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि एक हमारे पास मिरर है। तो हमारे पास क्या है, एक मिरर है, मिरर के पास हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की दूरी जो है पोल से, उसकी दूरी है 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 5 और फोकल लेंथ कितनी है 10। आपको बताना है कि नेचर ऑफ इमेज एंड अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मुझे समझ में आ गया कि हमें दिया हुआ क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है। तो हमारे पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, u जो है वो है -30। माइनस आपको समझ में आया क्यों लिखा मैंने माइनस, क्योंकि फ्रंट में इधर है ना। हमने देखा था ना वहाँ पे ग्राफ में क्या होता था, ग्राफ में इस तरफ वाली चीज़ों को नेगेटिव बोलते थे। और फोकल लेंथ भी क्या होगा यहाँ पे, चूंकि ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव, और कॉनकेव में फोकल लेंथ इधर बनता है, आपको भी पता है ये सब बातें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -10 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v मतलब यहाँ पे आपने v लिखा है, u का मतलब है -30, और यहाँ पे है 1/-10। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लें। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10 इंटू 3 कर लीजिए, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -2/30, ये आता है 15। मतलब 1/v कितना आ जाएगा, 1/15। सो v इज इक्वल टू कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। माइनस में आने का क्या मतलब है कि इमेज किधर बना है, इस तरफ बना है। तो 10 के बाद अगर मान लो 2f होता है 20 पे, तो कहां बन रहा होगा, यहां पे बन रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना है 15, तो हमको v मिल चुका है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन निकाल लें। मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है, तो -v/u, माइनस और -v कितना है, -15, u का मतलब है -30। सो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे आता है 1/2। ठीक है, तो कितना आ गया मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन आ गया -1/2। अगर मैग्निफिकेशन आपको मिल गया तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 5, और मैग्निफिकेशन है हमारे पास -1/2। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -5/2, जो कि होता है 2.5 विथ माइनस साइन, और यहाँ पे है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हम लोग को मिल चुका है। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, निगेटिव मतलब क्या हुआ कि उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, तो यहीं से हमको समझ में आता है कि निगेटिव है तो उल्टा होगा। ओके, और छोटा भी है, तो हम यहाँ पे नेचर लिख देते हैं। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं नेचर।
नेचर है कि बड़ा बढ़िया है, हेल्पफुल है, सबसे दोस्ती रखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब नहीं लिखनी है आपको। नेचर में क्या लिखना है कि कहां पे बना है, तो हम बोलेंगे कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, पहली बात। दूसरा है कि रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा है कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड हाइट ऑफ इमेज है कितनी, तो बोलेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या बता दिया, इसका नेचर बता दिया। चलिए, तो यहां तक कॉपी कर लीजिए, आपको समझ में जरूर आया होगा, आया है ना। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज placed in front of a diverging mirror at a distance of 30 cm of focal length 10 cm. Find the position, nature and height of image if the height of the object is 10 cm. हमने यहाँ पे बना रखा है कि देखो फोकल लेंथ हमारे पास कितना है, तो 10। आपको पता है ना फोकल लेंथ इसका कहाँ होता है, पीछे, बिहाइंड, तो उसको हम कैसा लेंगे, प्लस में लेंगे। और क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ये है हमारा 30 सेंटीमीटर, फिर से लिख देता हूँ 30। कैसा होगा, 30 माइनस में होगा, चलो बाद में देखेंगे वो बात। और क्या बोलता है कि फोकल लेंथ हमने समझ ही लिया, अब हमको नेचर बतानी है। स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है, तो हम बोलेंगे u है हमारे पास -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास है +10 सेंटीमीटर, और हमें v नहीं पता, v हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u मतलब कितना हो गया, -30, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/10। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 1/10 + 1/30, ये आ जाता है अपना 1/v। सो 1/v = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 3 + 1 4, 4/30, और ये हो जाता है 2, और यह आता है 15। तो आंसर इज 2/15, मतलब v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है 7.5, मतलब कहाँ बना होगा, इधर कहीं पे बना होगा, इधर कहीं पे बना होगा, लाइक यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u इज इक्वल टू होता है hi/h/o, और -v मतलब -7.5, और u कितना है, u है 30 विथ माइनस साइन। अच्छा, ये अपना प्लस में आता है ना, ओके। तो यहाँ पे हो गया हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज अपने को नहीं पता, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, जो कि है 10 सेंटीमीटर, और वो भी ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को पता था, कितना था वो, 10 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि ये ऊपर है, नीचे होता तो क्या बोलते, माइनस। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 22.5 विथ माइनस साइन। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि 2.5 हाइट ऑफ इमेज। तो चलो, हाइट ऑफ इमेज हमें मिल चुका है, जो कि है 2.5, मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा बना, ये 10 का था और बना कितना, 2.5। सो अपन नेचर अगर लिखें तो नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहली बात। उसके बाद बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। तीसरा हम लोग लिख रहे हैं कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये बिल्कुल सही है कि हमने देखा है वहां पे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में इमेज होता है हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है, और सीधा बनता है, सीधा भी बना है, छोटा भी बना है, तो सही है। ओके, टॉपिक है ना, ये भी लाइट है। लाइट का हम एक अलग दूसरा फेनोमेना पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले अपने यूनिट में आपने देखा होगा, हमारा पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके ढेर सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ रखा था। लेकिन इस बार जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन है ना, स्पेलिंग आप देख लो यहाँ पे। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है भाई। रिफ्लेक्शन तो हमको समझ में आया था कि ठीक है, बाउंसिंग बैक हो जाती है लाइट का, लाइट आता है, टकराता है और चला जाता है कहीं पे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में देखो क्या होता है कि हमने लाइक यहाँ पे ले लिया एयर, और मान लो ये ग्लास है, ठीक है, इधर का जो मटेरियल है वो ग्लास है। तो लाइट ऐसे आती है और हम देखते हैं ना कि लाइट ये बेंड हो जाती है, मतलब इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन क्या हुआ, एक्चुअल पाथ से ये थोड़ा सा डेविएट हो गया, बेंड हो गया। ये जो बेंडिंग वाली जो फेनोमिना है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो लाइट जो बेंड हो जाता है, इस फेनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो समझ में आ गया कि द फेनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, समझ में आता है। अच्छा, तो
ये जो बेंडिंग है ये अपने एक्चुअल पाथ से क्या इधर होगा या उधर होगा। यहां पे आपको पता है ना, ये नॉर्मल है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक लाइन हम खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो क्या होगा, देखो यहां पे दो तरीके से बेंडिंग हो सकती है। अगर डेंसर से रेयरर में जाए, मीडियम जो है ना वो डेंसर मीडियम हो सकता है, रेयरर मीडियम हो सकता है। एक चीज ध्यान आपको रखनी है कि डेंसर मीडियम का मतलब डेंसिटी से नहीं है, ठीक है। सो इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि डेंसिटी हाई होगी वगैरह से नहीं है। ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि एयर जो है ना वो रेयरर है और ग्लास जो है वो डेंसर, ठीक है, ऑप्टिकली। तो यहां पे अगर आप डेंसर से रेयरर में जाओगे, और यहां पे मैं बना लेता हूं कि रेयरर से अगर आप डेंसर में जाओगे, हमने देखा है कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। देखो टुवर्ड द नॉर्मल, एक्चुअल पोजीशन से नॉर्मल की तरफ झुक गया, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं कि लाइक हमने यहां पे ले लिया कि भाई ठीक है, यहां पे अब की बार ग्लास ले लेता हूं, यहां पे एयर ले लेता हूं, तो लाइट अगर ऐसे आएगी, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, यहां पे बना लेते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल से ऐसे ऐसे, मतलब इसको लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था, ये था, लेकिन क्या हुआ, ये चला गया ऐसे, देख रहे हो, नॉर्मल से अवे चला गया, तो हमने क्या लिखा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब ऐसा होगा जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट अगर जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। बेंडिंग तो होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे बेंडिंग तो होगी भाई, पक्की बात है, लेकिन बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये डिपेंड करता है कि डेंसर से रेयरर में जा रहा है या रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इसको आप पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको मिटा के दूसरी चीजें बताता हूं। अब हमारे पास ना एक सवाल बनता है कि भाई ये बेंड होता ही क्यों है। हाँ, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड क्यों हो जाता है, बताओ। अच्छा, मम्मी बोली थी, चलो आओ देखते हैं, मम्मी वगैरह नहीं बोलती है बेटा। देख क्या होता है कि लाइट, अभी अभी हमने देखा था यहां पे कि लाइट ऐसे आई, हम उम्मीद कर रहे थे कि लाइट ऐसे ऐसे जाएगी, लेकिन क्या हुआ, ये नॉर्मल लाइन बनाया मैंने, ये क्या हुआ, ये झुक गया इधर। क्यों झुक गया, तो देखो मैं बोलूंगा कि देखो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम आर डिफरेंट। हर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है ना वो अलग अलग होती है। तो क्या होता है कि अगर इसका स्पीड कम हो गया, जैसे आप डेंसर मीडियम में जाओगे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो कम हो जाती है और उसको क्या करना है, ग्लास को समझो पार करना है लिमिटेड टाइम में, जितना समय दिया गया था उससे। देख समय दिया गया था कि भाई 1 घंटे में पार हो जाओ और इसकी स्पीड मानी गई थी कि इतनी होगी, ठीक है। 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है बेटा, यहाँ पे छोटा छोटा टाइम लेना है। तो क्या हो गया कि हमको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक अगर आपको ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है और आपके पास बाइक है, तो आप क्या करते हो, आराम से निकलते हो, है ना, आराम से निकलते हो कि पहुंच जाएंगे। लेकिन सोचो कि क्या हो जाए, उस दिन बाइक अचानक पापा आपको बोले नहीं बाइक से साइकिल से जानी है, अब क्या होगा, आप छोटा रास्ता लोगे, शॉर्टकट लोगे, क्योंकि टाइम तो आप सोच के रखे थे कि नहीं अब तैयार होंगे उसके बाद जाएंगे। तो क्या हुआ ना कि आपको छोटा रास्ता लेना होगा। अब बताओ कि इसके लिए, इस लाइट के लिए उम्मीद की जा रही थी कि इस रास्ते से जाएंगे, समय पे पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है कि इसके लिए अब जो है ना स्पीड हो गई है कम, तो इसके लिए छोटा रास्ता किधर है, टुवर्ड द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल। टुवर्ड द नॉर्मल ही उसके लिए छोटा रास्ता है। छोटा रास्ता क्यों लिया उसने, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई थी। इसके अपोजिट में देख लो कि अगर आपने क्या बोला कि देखो यहां पे हमारे पास ग्लास है और यहां पे एयर है, ठीक है, तो लाइट ऐसे आई और हम सोच रहे थे कि ऐसे जाएगी, बट क्या हुआ ना कि ये और ऐसे ही गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे गया। ये क्या चक्कर है। अब देखो सोचो, इसके अपोजिट एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि मान लो आप हर दिन साइकिल से जाते हैं, आज अचानक आपको दे दिया गया बाइक, ठीक है, और आप तैयार होकर निकले थे कि ठीक है आधा घंटा में पहुंच जाएंगे हम ट्यूशन या स्कूल। अब आपको मिल गया बाइक, आपकी स्पीड हो गई है ज़्यादा, मतलब अब तो आप बाइक से 15 ही मिनट में पहुंच जाओगे, फिर क्या करोगे, तो आप पूरा घूम के आओगे आराम से, एकदम पानी पूरी वगैरह खाते हुए, है ना, दोस्तों से मिलते हुए। यहाँ पे भी यही चीज होगा कि उसकी स्पीड बढ़ गई। क्यों, क्योंकि ग्लास में उसकी स्पीड कम थी, हम तो वही कैलकुलेशन लेके चल रहे थे, लेकिन एयर में आने के बाद ना उसकी स्पीड बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या होगा, वो लंबा रास्ता लेके आएगा। लंबा रास्ता किधर है, टुवर्ड द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल है। तो खैर ये कहानी आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे आप चीज़ों को याद रखने में, ध्यान रखने में। तो समझ में आ गया आपको कि ये लाइट बेंड होती क्यों है। चलो यहाँ लिख देते हैं, लाइट बेंड ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, है ना। तो यहाँ पे जाके हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके नियम क्या है, किस नियम से ये बेंडिंग वगैरह होती है ना। कुछ नियम होगा ना उसका, तो हम लोग उसको लिस्ट करेंगे। पहले यहाँ तक कॉपी कर लें। अब हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो क्या होता है। कि पहला नियम बहुत हद तक सिमिलर है किसके जैसा, रिफ्लेक्शन जैसा। कि रिफ्लेक्शन में हमने पहला नियम पढ़ा था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। यहाँ पे भी यही चीज है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। मतलब लाइट ऐसे अगर आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, बेंड होके ऐसे चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लाइट ऐसे आए और ऐसा चला जाए बेंड होके, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। लाइट क्योंकि ये प्लेन में नहीं है ना, देखो ये प्लेन ऐसे हो गया, ये कोई प्लेन ही नहीं बना, ये तो कर्व हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइन एक प्लेन में आ रहा है, देखो ये वाला प्लेन कैसे, लाइट ऐसे आई ऐसे बेंड हो गया, लाइट ऐसे आई हो सकता है ऐसे बेंड हो जाए, लेकिन बेंडिंग जब भी होगी ना तो एक प्लेन में बेंडिंग होगी, ठीक है। जैसे बोर्ड एक प्लेन है, तो लाइट कैसे आई, लाइट ऐसे आई और ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। लाइट ऐसे आके कभी भी ऐसे नहीं जा सकता है। समझ में आ रही है आपको बात। तो पहली बात तो हमको समझ में आता है। सेकंड जो बात है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, अगर हमने दो पेयर ले लिया, लाइक हमने यहाँ पे ले लिया एयर और यहाँ पे ले लिया ग्लास, या कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट मीडियम्स हमने ले लिया है, दोनों के लिए साइन आई बाई साइन आर, रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर। साइन आपको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्स्टेंट है ना, इसको हम बोलते हैं एन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी अपन लिखते हैं इसको, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन या फिर न्यू। ओके, दोनों सिंबल यूज होते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स हैं। अच्छा, ये जो नियम है ना, जो सेकेंड वाला, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स ने दिया था ये नियम, इसलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो अगर हमसे कोई स्नेल्स लॉ पूछे तो क्या करेंगे, पूरा बताएंगे, नहीं, हमको बस सेकंड वाला नियम बताना है, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बात करेंगे अपन इसके बारे में, लेकिन ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो हमने लॉ समझ लिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया, यहां तक कॉपी करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने यहां पे ले लिया कि भाई एक मीडियम हमारे पास है 1, एक मीडियम है 2। लाइट किधर से आ रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ आ रही है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि 1 और यहां पे आ गया 2, ठीक है। इसका मतलब, इसको हम समझते क्या है, हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। लाइट अगर 1 से 2 में आ रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और हम इसको लिखते कैसे हैं, 1 2, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1, आ गया समझ में। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो लाइट जो है वो एयर से चल के ग्लास में जा रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मान लो यहां पे हमने लिया है कि ग्लास से चल के लाइट वाटर में जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्लास। समझ में आती है ये बात, ठीक है। अगर ये बात समझ में आती है तो मुझे बताओ कि, तो यहीं से ना एक टर्म और जनरेट होता है, पहले उसको भी समझ लेते हैं। बोलता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखो बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं न्यू, या फिर हम एन भी लिख सकते हैं। सो यहां पे क्या लिखोगे, केवल मीडियम 2,
एयर यहाँ पे फिक्स है बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब क्या है, एयर है, और वो क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट दिया हुआ है। यहाँ पे मान लो वाटर लिखना है, W लिख दिया मैंने। यहाँ पे मान लो ग्लास लिखना होता, हम G लिख देते। तो एक तरफ क्या है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो एयर है फिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, क्या मैं आपको बताने वाला था कि देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे ये चीज क्लोज करो। अब हम आ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन भी होता है। हम क्या बोलते हैं कि n या फिर न्यू, जो भी आप लिखना चाहो, इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि स्नेल्स लॉ ने दिया था। लेकिन एक और बात है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कब ऐसा, जब आप यहां पे 1 2 लिखते हो, 1 2, मतलब इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब जिधर से लाइट आ रहा है डिवाइडेड बाई जहां पे लाइट जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। पहले आप यहां तक कॉपी कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगला जो हमारा टॉपिक है ना, ये है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ इन डिफरेंट मीडियम। मुझे बताइए कि अभी अभी हमने जो पढ़ा कि न्यू इज इक्वल टू, न्यू नहीं, इसको म्यू बोलते हैं, सॉरी, म्यू, या फिर आप इसको एन भी बोल सकते हो। तो एन इज इक्वल टू क्या आपने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हमने देखा। अच्छा, आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी अगर सेम होता है, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे। जब वो लाइट बना था उसका जो सोर्स था उस पर डिपेंड करता है, सोर्स तो नहीं बदला, मीडियम बदलने से सोर्स तो नहीं बदल रहा है ना, तो ये नहीं बदलेगा। तो क्या हम बोलेंगे कि v ये कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पे क्या हो जाएगा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्यों? क्योंकि v1 बाई v2 इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा। ओके, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आता है। अच्छा, हमको एक चीज और बतानी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके किया क्या हमने, क्यों कैलकुलेट करना है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को बताता है कि कितना होगा डेविएशन, अमाउंट ऑफ डेविएशन। क्या बताता है हम लोग को ये कि कितना डेविएट होगा, कितना बेंडिंग होगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेविएशन, ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेविएशन। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है ना, ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये क्या चक्कर है, अब देखो यहां पे क्या होता है ना कि अगर लाइट एक रास्ते से जा रही है तो लाइट उसी रास्ते से आ भी सकती है। वापस समझते हैं, पहले मैंने यहां पे क्या लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पाथ ऑफ लाइट रे इज रिवर्सिबल। ठीक है, अब मैं आपको पहले एग्जांपल लेता हूं कि रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है। देखो, जिसको आप रिफ्लेक्ट होके, मतलब मिरर में आप किसी को देख रहे हो ना, तो वो बंदा भी या बंदी भी आपको देख सकता है। ठीक है, जिसको आप देख पा रहे हो मिरर में, वो भी आपको मिरर में देख पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सावधान रहना कि मिरर में देख रहे हैं, उसको तो डायरेक्ट देख नहीं रहा है, तो उसको क्या पता चलेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, वो भी आपको देख सकता है या देख सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि रिफ्लेक्शन के केसेज में। लेकिन रिफ्रैक्शन में भी क्या होता है, यही चीज होती है। मतलब क्या हुआ कि देखो, लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो, और ऐसे मतलब जा रहा है यहां पे, तो लाइट ना, अगर मैं बोलूं कि यहां से भी लाइट निकल के यहां आ सकता है, जिस चीज को आप देख पा रहे हो वहां से भी लाइट एक निकल के आपकी आंखों पे पहुंच रही है। मतलब अगर यहां से लाइट जा रहा है यहां पे, तो यहां से भी लाइट चल के यहां पे आ रहा है, सेम टाइम पे, सेम पाथ से। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होगा, यही होगा। अच्छा, यहां से ना एक बड़ा सुंदर सा रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा कि देखो, लाइट 1 से 2 में जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि न्यू 1 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना हो जाएगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि यहां पे क्या होगा, आई, और यहां पे लिख देता हूं आर, क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लाइट इधर से चल के उधर जा रहा है, नीचे से सेकंड से वहां फर्स्ट में जा रहा है,
सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन इधर से चल के जा रहा है इसलिए ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है साइन आर है, और इधर जा रहा है तो क्या बोलेंगे साइन आई है। क्या हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है देखो, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि न्यू ऑफ 1 2 इंटू न्यू ऑफ 2 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। क्या होंगे, चीजें कट जाएंगी यहाँ पे और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो आप लिख सकते हो कि दिस, या फिर आप इसको यहां पे लिखते हैं कि 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू 2 1। बोलो लिख सकते हैं ऐसा। यही हमारे पास यहां से एक रिलेशन निकल के आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू होता है कि 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो ये पार्ट अपना यहां पे कंप्लीट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखिए लेंस के का डेफिनेशन सबसे पहले आता है। तो लेंस क्या होता है कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व। क्या मतलब हुआ इसका कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें कि कम से कम एक सरफेस क्या हो, कर्व हो। तो उसके बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप के लेंसेज आते हैं। पहला है कि कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा है आपको, इसमें बीच में क्या होगा थिक होगा और कॉर्नर्स पे क्या होंगे थिन होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थिक एट सेंटर और यहाँ पे क्या होगा थिन। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे थिक होता है और यहाँ पे थिन होगा। और ये कैसा लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट जो है वो आता है कि प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो है, एक तरफ जो है प्लेन सरफेस है और दूसरी तरफ कर्व सरफेस है, और ये कर्व कैसा है कॉनकेव वाला कर्व है। और लास्ट पार्ट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जो कि है एक तरफ प्लेन और दूसरी तरफ क्या है कॉन्वेक्स लेंस है। हमारे सिलेबस में यहाँ पे हमें 2 चीज़ें ही पढ़नी है, ये दोनों बात हमें नहीं पढ़ना है और ये दोनों चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। ओके, तो पहले यहाँ तक आप कॉपी करें, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। तो देखिए लेंस का इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे पहला जो हमने मार्क किया हुआ है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द पार्ट ऑफ द लेंस इज कट आउट। देखिए लेंस जो है वो कैसे है कि हमने 2 स्फीयर में से क्या किया है, ये पार्ट हमने कट आउट किया और ये पार्ट हमने कट आउट किया, दोनों को हमने चिपका दिया, ये क्या बन गया है लेंस। तो जिस स्फीयर से आपने इसको कट आउट किया है उसका जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे 2 फेस हैं इसलिए क्या होंगे 2 सेंटर्स भी होंगे। तो मान लो इसको हमने C1 बोल दिया एंड दिस इज C2। ओके, नेक्स्ट है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस, जैसा कि नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियस क्या होता है, सेंटर से कहीं पे भी आप लाइन ज्वाइन कर दो सर्कमफेरेंस पे, तो ये क्या कहलाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे दिस 2। या हम यहाँ पे ढेर सारे ले सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द लेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस है कि द लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 3 पॉइंट हो गए, कॉपी करें यहाँ तक और फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइस है उसका जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर हम लोग यहाँ बना लेते हैं कि लाइक ये अगर हमारा लेंस है तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, आसान सा डेफिनेशन। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस क्या होता है कि द पॉइंट एट विच द पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो लेंथ से जब ये पास होगा पैरेलल रेज तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मीट करेगा और जहां ये मीट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट है कि हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कि सेम कहानी है, जहां पे ये मीट करे उसको हम फोकस बोलते हैं, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करे तो हम इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो इस चीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द पॉइंट on the principal axis where a parallel rays meet after refraction is called principal focus. ये rules for image formation through convex lens। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे हमारे पास रूल्स हैं। तो पहला रूल हमारे पास जो आता है ना वो है कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस।
ओके, तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है जिसमें क्या है कि ये पैरेलल आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आपको पता है हमने पिछले वीडियोज में ये सब बताया हुआ है कि आपको कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या थे। प्रिंसिपल एक्सिस था, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, एक्सेट्रा। तो ये चीज हमने यहाँ पे भी बता दिया कि फर्स्ट रूल क्लियर। नाउ सेकेंड रूल जो है ना वो क्या बोलता है, तो ये सेकेंड रूल हमारे पास क्या है कि रे पैरेलल टू, या हम लोग ऐसे बोले कि रे पासेज थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिख रहा है आपको कि देखो यहां से जो रे आया वो फोकस से अगर पास हो रहा है तो वो कहां से गुजरेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दो नियम हम लोग को समझ में आ गए। और थर्ड जो रूल है ना वो क्या है, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, एक रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो वो अनडेविएटेड क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, बिना कोई डेविएशन का पास हो जाएगा। तो थर्ड मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज थर्ड पार्ट। ये क्या दिया हुआ है कि रे पासेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट डेविएशन। बिना कोई डेविएशन का क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अगर आपको डायग्राम में डेविएशन दिख रहा है तो आप इसको नजरअंदाज करो, ठीक है। ये बिना डेविएशन का क्या होगा, यहां से पास होगा। तो हमारे पास तीन नियम यहां पे समझ में आ गए। चौथा हम लोग इसके बाद देखते हैं, पहले आप यहां तक नोट कर ले। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रिवाइज कैसे करेंगे अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो। चलिए तो कॉपी करते हैं। तो हमारे पास जो चौथा रूल और आखिरी रूल है वो ये है कि अगर एक रे 2f से क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये हमेशा कहां से जाएगा, 2f से ही जाएगा, लेकिन दूसरे साइड। ओके, तो क्या मैंने बोला कि रे कमिंग थ्रू 2f will pass from 2f on other side of the lens। तो लेंस का एक साइड से क्या हो रहा है, 2f आ रहा है, 2f से गुजरता हुआ रे आ रहा है, तो ये कहां से गुजरेगा, 2f से ही गुजरेगा, लेकिन दूसरे साइड गुजरेगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यहां तक कॉपी कर ले। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो सबसे पहला पोजीशन हम लोग बनाते हैं ना, वो बनाते हैं बहुत दूर। बहुत दूर मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट पे। तो इन्फिनिटी पे हमने यहां पे रखा हुआ है, तो हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो देखो क्या हुआ कि हम लोग वही नियम फॉलो करेंगे। नियम क्या था कि रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। पहली बात किया हमने ये चीज। दूसरी बार भी मैंने यही किया, क्या किया कि पैरेलल एक लेके आया और फोकस से गुजार दिया। जहां पे ये दोनों रे मीट करेंगे ना, वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बना है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बना है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो यहां लिखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज में पहली जो बात आएगी ना वो है कि कहां पे। तो हम बोलेंगे एट फोकस। फोकस पे बन रहा है इसलिए कहां बोला हमने, फोकस पे। सेकंड क्या है कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से कोई हाइट ही नहीं है उसकी, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मीट किया है। तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो हाइट मतलब क्या हो गया, कि हाईली डिमिनिज, या फिर हम बोलेंगे इसको पॉइंट साइज। और तीसरी जो बात है वो क्या होगा, तो एक तो हो गया कहां पे, एक हो गया कितना बड़ा है, कैसा मतलब क्या हुआ कि देखो लेंस क्या है, कांच का टुकड़ा है ना। तो लाइट आएगी तो उधर जानी चाहिए, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसी होनी चाहिए। और इधर अगर इमेज बन गया तो हम क्या बोलेंगे, वो रियल होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड क्यों, ये पॉइंट साइज इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट डायग्राम पे जाएंगे वहां पे आपको इन्वर्टेड दिखने लगेगा। तो रियल के साथ ये वर्ड हमेशा लगा ही रहेगा कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बात तो यहां पे कंप्लीट हो गई। अब दूसरा जो हम लोग देखते हैं ना वो है यहां पे कि इन्फिनिटी पे तो आपने रख दिया, अब थोड़ा सा नजदीक लाइए तो कहां आएगा, क्या हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। 2f का बियॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि अब आप थोड़ा सा नजदीक ले आए हो, है ना। इन्फिनिटी से यहां पे बहुत दूर था, इन्फिनिटी था, यहां पे हमने ले लिया फोकस, यहां पे है 2f। तो 2f से बियॉन्ड आपको रखना है, मैंने यहां रख लिया। अब इमेज फॉर्म होंगे, कैसे होगा देखो। तो आपको पता है कि नियम क्या बोलता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास कहां से होगा, फोकस से। ठीक, दूसरा चीज क्या करेंगे, आप ऑप्टिकल सेंटर से ले आओ। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप लाओगे ना तो रे कैसा जाएगा, ये ऐसा। कहां पे मीट कर रहा है, तो हमने बोला कि यहां पे मीट कर रहा है। यहां पे मतलब क्या हो गया, अब हम लोग नेचर में उस बात को लिस्ट करेंगे, है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर कैसा है, मुझे एक एक करके बताइएगा। पहला, हाँ बताओ, पहला क्या हो गया, कहां पे। तो कहां पे क्या बोलेंगे कि बिटवीन
बिटवीन एफ एंड 2f, पहली बात। ना दूसरी बात बताओ, दूसरी बात बोलेंगे कि क्या हो रहा है कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा है। तीसरा जो होगा वो क्या है, उस तरफ बना है तो रियल है, और रियल और इन्वर्टेड भी हमको दिख ही रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो ये क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट देखो क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच में मुझे ऑब्जेक्ट रखना था। देखो रख दिया मैंने यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है। अब क्या किया मैंने, तो वही नियम फॉलो किया। नियम क्या था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। देखो हमने फोकस से पास करवाया, सही बात है। दूसरी चीज है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला जो रे है वो अनडेविएटेड रहेगा, बिना कोई डेविएशन का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और अगर ये निकल गया तो यहाँ पे इमेज बनेगा, जहां पे मीट करते हैं वहीं पे इमेज बनते हैं, पता है आपको। अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है, तो नेचर ऑफ इमेज का जो नेचर होगा वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहली बात है कि कहां पे बन रहा है, तो हम बोलेंगे बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड जा रहा है। नाउ सेकंड जो पॉइंट है वो कैसा होगा कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और याद करो मैंने क्या बताया था कि उधर इमेज बनना, लेंस में उधर इमेज बनना क्या होता है, रियल की क्या, रियल होता है। तो हम बोलेंगे रियल है, और इन्वर्टेड तो हमको दिख भी रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया कवर। अब देखते हैं फोर्थ बात। तो फोर्थ जो है ना वो हमारा देखो क्या है यहाँ पे कि आप कहां लाओगे इमेज, ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके आते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो फोकस पे अब हमें रखना है ना, ये रहा, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पे। तो क्या होगा बताओ, नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है रे, और अगर पैरेलल आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो हमने यहां पे पास करा दिया इसको फोकस से। दूसरी चीज जो है वो है कि ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कराना चाहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करा दिया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों रे पैरेलल आ रहे हैं, और पैरेलल रे कहीं नहीं मीट करेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये मीट करेंगे। अगर ये बहुत दूर जाके मीट करेगा तो इमेज भी क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा कि नहीं। हाँ, और देख लो किधर बन रहा है, उस तरफ है ना, लेंस के उस तरफ क्या बनेगा, वो रियल। उल्टा तो दिख ही रहा है। तो चलो नेचर भी हम लोग फटाफट यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं कि नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा होगा। पहली बात बताइए, देखो अगर आप ना मेरे आंसर देने से पहले लिख लेते हो ना तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ रही है ये चीज। तो पहला लिख लिया आपने, ओके। तो पहला है रियल एंड इन्वर्टेड। पहला क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड। सेकंड क्या बात होगी बताइए, हाईली इनलार्ज। दो बात हो गई ना। थर्ड, तीसरा बताइए मुझे, तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या मिस हो गया। एक तो है कि रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब हो गया कैसा है, कितना बड़ा, और कहां पे मतलब क्या बोलेंगे, एट इंफिनिटी। ओके, क्या क्या लिखना है आपको नेचर में, कहां पे, कितना बड़ा और कैसा। ठीक, कॉपी कर लीजिए। हम लोग 4 देख चुके हैं। अब जो है ना अगली बार मैं क्या करूंगा कि फोकस से हटा के फोकस और पोल के बीच में रख दूंगा, देखते हैं। ओके, अब देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये हम लोग को सेकंड नंबर पे कर देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से उठा के एक तो हमने रखा था कि एक बियॉन्ड 2f, और बियॉन्ड 2f के बाद हमको 2f पे ले आना चाहिए था। तो 2f पे चलो हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि अगर 2f पे रहा तो क्या होगा। वही हमने नियम फॉलो किया। नियम क्या था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, कर लिया। दूसरी जो बात है हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा है, अनडेविएटेड रे जो है वो क्या हुआ, चल गया वहां पे। और उसके बाद क्या हुआ, ये जहां पे मीट कर रहा है वहीं पे हमको इमेज बनाना था, और ये जहां पे मीट कर रहा है, जहां पे मैंने फिर इमेज बनाया वहां पे हमको दिख रहा है कि ये 2f पे बन रहा है। वापस सुनिए, 2f पे ऑब्जेक्ट था, 2f पे इमेज भी बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अब नेचर के बारे में लिखेंगे, ठीक है, कि नेचर ऑफ इमेज। तो क्या कैसा नेचर है इसका, नेचर हेल्पफुल। हाँ, नेचर कैसा है बताओ, कहां पे, कितना बड़ा, कैसा। कहां पे बताइए पहले मुझे, तो आप बोलोगे कि एट 2f। दूसरी बात, कितना बड़ा, हम बोलेंगे सेम साइज होता है, बड़ा खास है ये, सेम साइज का आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। तीसरा बताओ,
तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब जो है ना लास्ट वाला जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया सिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम यहां पे फोकस और इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। कहां पे रखा है मैंने, देखो यहां भी बना लेता हूं कि फोकस ये है और ये अपना 2f है। तो यहां से फिर क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। हो गया। चलो उसके बाद क्या किया मैंने किया कि ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ले जाके देख रहा हूं, ऐसा बना। देखो इस बार तो पैरेलल में नहीं है, दूर दूर जा रहा है, तो ये तो मिल नहीं सकता कभी, है ना। अब ये कभी मिल नहीं सकता तो कहां जाएगा, तो हम इसको यहां लिख देता हूं। ये क्या होगा, हम इसको बैक एक्सटेंड करेंगे। बैक अगर एक्सटेंड करो तो हम लोग यहां मान लेते हैं कि यहां पे ये मीट करेगा, है ना। बैक एक्सटेंड करेंगे तो यहां मीट करेगा, और ये इमेज बड़ा खास है। आप मुझे बताओ कि खास क्यों है। ठीक है, तो वीडियो को यहां पे रोको, अगर आपका आंसर सही है तो अपना नीचे लिख के दे बताओ। ये सब ये सब करने से बेटा क्या होता है ना कि जब आप लिख के देखते हो, जब आप किसी को बता देते हो पहले, तो इसका मतलब है कि आप इन्वॉल्व है। अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप सीख रहे हैं। ओके, तो चलो सबको मुझे लगता है समझ में आ गया कि फर्क क्या है। मैं वहां पे लिस्ट करके बताता हूं। नेचर बताओ इसका, तो नेचर है, नेचर किसका, इमेज का। तो इमेज का नेचर सबसे बात क्योंकि हर बार उधर बन रहा था, इस बार इधर बन रहा है। उधर बन रहा था रियल, इधर बन रहा है, क्या होगा, वर्चुअल। तो पहली बात जो हम लोग लिखना है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख रहे हो सीधा बन रहा है कि नहीं। और वर्चुअल के साथ कौन सा वर्ड आता है, इरेक्ट। रियल के साथ कौन सा आता था, इन्वर्टेड। याद है ना सब। ओके, सेकेंड बताइए क्या हो रहा है। हम बोलेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, लार्जर है। कहां पे बन रहा है, हम बोलेंगे कहीं पे भी बनेगा लेकिन ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, तो हम बोलेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ही पीछे बनेगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना उसमें हम लोग देखेंगे कि पहले रूल्स क्या होगा, किसका, कॉन्केव का, और फिर उसका इमेज फॉर्मेशन। तो पहले आप यहां तक कॉपी करें और उसके बाद हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है ना उसका एक क्विक रिवीजन के लिए हम लोग एक शॉर्ट समरी बना लेते हैं, जो कि आप नोट्स में अपने बनाओगे और आपको लास्ट टाइम पे ना बहुत मदद करेगा ये सब चीजें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है कि पोजीशन ऑफ इमेज जो है ना वो मैंने पहले लिस्ट कर रखा है एक एक करके, और उसके हिसाब से ना हम लोग साथ में मिलकर ये भी फिलअप करेंगे, ताकि आपको भी हैबिट बने कि अगर मैं नहीं करवा रहा हूं तो ये सब चीजें भी आप खुद कर ले। मुझे बताइए कि अगर इन्फिनिटी पे तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा, याद करो, एट कहां पे, फोकस। अच्छा, साइज कैसा होगा उसका, साइज है कि पॉइंट साइज, है ना। तो हम लिख देते हैं कि पॉइंट। और रियल की इन्वर्टेड, तो ये तो हमेशा कैसा होगा, रियल और वर्चुअल, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा होगा, रियल होगा। यहां पे एक और टेबल बना लेते हैं कि इरेक्ट एंड इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। ठीक है, चलो तो ये कैसा होगा, तो ये होगा हमेशा इन्वर्टेड। तो मैं यहां पे आई लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ओके, अब बियॉन्ड 2f रहेगा तो क्या होगा, याद करो, बियॉन्ड 2f रहेगा तो ये बनेगा कहां पे कि बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, और साइज कैसा होगा, साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, स्मॉलर। और क्या होगा, रियल तो होता ही है, और रियल के साथ वर्ड आता है इन्वर्टेड। तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि सोचने में, हम बोलेंगे रियल आता है तो इन्वर्टेड भी होगा। ना 2f पे है, तो 2f पे है तो कहां बनेगा, ये 2f पे ही बनता है, बड़ा खास है ये भी। और क्या हुआ, सेम साइज का बनता है, सेम साइज कैसा होता है, रियल होता है। रियल के साथ वर्ड क्या आता है, इन्वर्टेड। बिटवीन f एंड 2f कहां बनेगा बताओ, बिटवीन, ये देख रहे हो, ये बिटवीन f एंड 2f। अगर इमेज बन रहा था तो ऑब्जेक्ट कहां था, 2f, बियॉन्ड 2f था। अगर बिटवीन f एंड 2f है तो क्या होगा, बियॉन्ड 2f। बेटा ये सब ना कंपेयर करते हुए चलना, क्या है ना, आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। अब क्या हुआ, तो यहां पे होगा लार्जर, और यहां पे क्या होगा, रियल, एंड यहां पे भी इन्वर्टेड। और यहां पे क्या हो रहा है कि f पे ऑब्जेक्ट रखा है, f पे एक बार इमेज बना था, कहां था ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे। इस बार ऑब्जेक्ट है फोकस पे, कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। और क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि हाईली
इनलार्ज। और क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड तो है ही। ये वाला खास है, याद दिलाता हूं मैं फिर से कि ये खास था। खास था क्यों? क्योंकि यहां पे रियल नहीं बनता था, वर्चुअल और इरेक्ट बनता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पीछे बनता था कि नहीं। और ये क्या होगा, ये होगा लार्जर, तो लार्ज लिख देता हूं मैं। और ये क्या होगा, रियल ना होके यहाँ पे वर्चुअल होगा और यहाँ पे होगा इरेक्ट। ओके, तो ये हम लोग का क्विक रिवीजन नोट्स भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। हमने कॉन्वेक्स लेंस का देख रखा था, अब हम लोग कॉनकेव का भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल्स जान लेते हैं। तो रूल देखो, बहुत सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, डायग्राम में फर्क होगा। तो क्या बोलता है कि रे पासेज थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। पहले भी हमने देखा था ये चीज। यहां पे लेकिन क्या होगा, डायग्राम में देखो कि पैरेलल तो आया, लेकिन ये क्या हो गया, इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर है। तो डाइवर्जिंग नेचर है तो ये तो इधर तो ला नहीं सकता है रे को, तो क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। बट अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो देखोगे ये फोकस में मीट कर रहा है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि अगर ये फोकस से गुजरे ना तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, लेकिन इस बार उधर नहीं जाएगा, एक बार इधर आ जाएगा। ओके, थर्ड जो है ना वो अगेन सिमिलर है, जैसा हमने पहले देखा था कि क्या था कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला, मतलब पोल से गुजरने वाला जो रे है वो अनडेविएटेड होता है, बिना कोई डेविएशन का क्या होता है, पास हो जाता है। तो ये तीन नियम है हमारे पास, तीन रूल काफी होगा पूरे के पूरे इमेज डायग्राम को फिर से बनाने में। तो यहां तक पहले कॉपी करें और फिर हम लोग देखते हैं यहां पे कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू दिस लेंस, मतलब कौन सा, डाइवर्जिंग लेंस, जो कि है कॉनकेव लेंस। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन हम लोग कैसे देख रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट जो देख रहे हैं कि अगेन कि इन्फिनिटी पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट को, कहाँ है ये, बहुत दूर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डॉट 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 करके लिख देता हूँ कि ये बहुत दूर है। बहुत दूर है तो क्या होगा, वही नियम चलेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आएंगे और क्या होगा, वो डेविएट हो जाएगा, डेविएट होके पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। यहाँ पे भी यही चीज हुआ, और जहाँ ये मीट करते हैं, जहाँ पे दोनों रे मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नेचर इसका कैसा होगा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, पहला कि एट फोकस। दूसरा क्या है बताइए, दूसरा है कि हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज, जैसा आपकी मर्जी, पॉइंट साइज भी आप इसको लिख सकते हो। तीसरा जो है ना वो है कि इसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब क्या हो गया कि ये रियल है, वर्चुअल है, कैसा है। याद कीजिए लेंस क्या है, कांच का टुकड़ा है, तो रियलिटी में लाइट को क्या करनी चाहिए, जानी चाहिए और उधर कहीं पे निकलना चाहिए, है ना। तो उधर अगर इमेज बना तो रियल, और इधर बना तो क्या होगा, वर्चुअल। तो आप लिखोगे यहाँ पे वर्चुअल, और याद कीजिए आपने वर्चुअल के साथ एक वर्ड जोड़ना स्टार्ट कर दिया था, इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देंगे। इरेक्ट हम लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट साइज है, बहुत छोटा सा साइज है, तो मुझे क्या पता कि सीधा है कि उल्टा है। ओके, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो आप वर्चुअल के साथ ये वर्ड यूज करते हो, इरेक्ट। दूसरी जो चीज है ना, दूसरा मैं यहां पे मारता हूं कि एनीवेयर देख रहे हो कैसा बना ये। तो ये इस तरीके से बन गया कि हमने यहां पे रखा था ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहीं भी रह सकता है, ठीक है, फोकस पे भी इनफैक्ट। तो क्या होगा, तो ये इस तरीके से इमेज बनेगा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला अनडेविएटेड होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इमेज बन रहा है। अब हम नेचर की बात कर लेते हैं। तो देखो नेचर कैसा होगा, नेचर हमेशा क्या होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, पता है ना वर्चुअल क्यों, वही कहानी। सेकंड में क्या हो गया कि देखो ये कहां पे बन रहा है, तो हम बोलेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और तीसरा जो होगा, तीसरा क्या है बताइए, तो तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये छोटा होगा। तो हमारे पास ये दो इमेज फॉर्मेशन होता है। अब दोनों इमेज फॉर्मेशन हमने समझ लिया। एक बड़ी खास बात है, अब वो खास बात पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं। नोट ये है कि देखो हर बार क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पे भी हर बार कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बात हो गई। दूसरी बात, हमेशा छोटा बनता है, या तो एकदम बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज, या तो थोड़ा सा छोटा, लेकिन बनेगा हमेशा छोटा। तो दूसरी चीज आपने यहां पे देखा कि ये पॉइंट साइज है और यहां पे भी क्या है, स्मॉलर है।
ओके, तो ये आपका कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन हो गया दोनों लेंसेज से। तो यहां तक नोट करें और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने लेंसेज पढ़े हैं, जहां पे हमने इमेज फॉर्मेशन और ये सब चीजें पढ़ा है, अब वहां पे लेंस फॉर्मूला भी होता है। अब लेंस फॉर्मूला क्या है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। आपको पता है कि v क्या होता है? v होता है कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो अल्फाबेटिकली भी पहले क्या आता है? u आता है, और ऑब्जेक्ट होगा फिर इमेज बनेगा, तो अल्फाबेटिकली पहले u आता है। u किसके लिए हो गया? ऑब्जेक्ट के लिए। और बाद में कौन होता है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या बनता है? इमेज बनता है। तो इमेज के लिए क्या यूज करेंगे? v। और f जो है ना वो है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। यहां पे एक ध्यान क्या रखना है कि हमको ये सब चीजें लिखनी है विथ साइन, विथ प्रॉपर साइन। साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन हमको यहां पे जो चीजें लिखनी है ना वो उसके साइन के साथ लिखना है। अब ये साइन वाली बात हम कहां से लाएंगे? तो देखो ये है हमारे पास साइन कन्वेंशन वाली बात। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि अगर ये इससे, जैसे ग्राफ में देखा है, बड़ा सिंपल है ये। ओके, ग्राफ में आपने क्या देखा है कि चीजें ऊपर जब बनती है तो प्लस, नीचे बनता है तो माइनस। तो इधर क्या हो गया? पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया? निगेटिव। चाहे मैं इस तरह भी हूं, खाली ऊपर नीचे होना चाहिए। अच्छा, अगर इधर बना तो क्या होगा? ये होता है नेगेटिव और ये क्या होता है? पॉजिटिव। ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग, कोई नई बात हमने नहीं सीखा है, बस याद दिला रहा हूं कि हमने ग्राफ में ऐसा होता है, यही चीज हम यहां यूज करने वाला है। आगे बात समझ में? एक छोटा सा और फॉर्मूला होता है, उसको भी आप लिख लो कि मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि रेशियो है ना, किस चीज का रेशियो? तो हम यहां पे बोलते हैं कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं बताओ? v लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस लेना है हम लोग को? पोल से। ओके, और एक चीज होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। hi और ho का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। यहां तक हो गया। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला हमने देख लिया, और हमने देख लिया लेंस फॉर्मूला। अब इसको भी हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। मीटर में नहीं रहा तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f, एंड f मस्ट बी इन मीटर। मीटर में ही होना चाहिए फोकल लेंथ, ठीक है? और ये जो पावर का जो यूनिट आएगा वो कैसा होगा? उसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है? और उसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल D से। तो क्या लिखना है आपको कि पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। चलो तो देखें, पावर का यूनिट क्या हो गया? डायोप्टर। डायोप्टर हम लोग कैसे लिखते हैं? ये है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक दो और बातें अपन सीख लें कि मुझे बताइए कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा बना हुआ होता है, और फोकल लेंथ कैसा होता है इसका? इधर जाएगा और ये पीछे होता है। पीछे मतलब क्या हो गया? नेगेटिव होता है। तो अगर ये नेगेटिव है तो पावर भी क्या आएगा बेटा? वो भी नेगेटिव आएगा। तो याद रखना कि किसका? कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पावर भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो पावर इसका क्या होता है? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव। फिर अपन देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फटाफट गलती एक जगह होती है खाली कि फोकल लेंथ हम लोग ना मीटर में नहीं लेते, भूल जाते हैं। बस ये गलती नहीं करनी है, बाकी आ जाएंगे। आपको रेसिप्रोकल निकालना आता है, ठीक है? कॉपी करें, फिर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं अपन कि अ थीन लेंस हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर। तो ये अपने को किस में चाहिए था? फोकल लेंथ किस में चाहिए था पावर के लिए? मीटर में चाहिए था। तो मीटर में कैसे आएगा? 25 डिवाइडेड बाई 100,
कितना होता है 0.4। अच्छा 100 है, एक काम कर देते हैं, इसको फ्रैक्शन में जाने देते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी। -25/100। तो बता इसका पावर कितना होगा 1 बाई फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ किस में होना चाहिए इन मीटर। तो 1 बाई कितना हो जाएगा -25/100। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 100 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे -25 4 जा, और यहाँ पे क्या आ गया -4। क्या होता है यूनिट इसका डायोप्टर। तो पावर क्या होगा इसका डायोप्टर। अच्छा ये हम लोग से पूछा है कि नेचर क्या होगा इसका, तो लेंस का नेचर बता क्या होगा। नेगेटिव पावर आया है, फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ होता है कॉनकेव का नेगेटिव। तो कॉनकेव का अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव किसका होगा कॉनकेव लेंस का। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं, फटाफट करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा लेंस का, एक छोटा सा पार्ट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे अपन फाइंड करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, एक लेंस लिया कॉन्वेक्स लेंस, और फिर से मैंने इसके साथ एक पैरेलल में इसके साथ एक बिल्कुल चिपका के ऐसा लगाया है, और दोनों का था 2D एंड 2D डायोप्टर। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, पावर होता है P1 प्लस P2, 3 लगाया होता तो P3 भी लिख देते, 2 + 2 दैट इज 4 डायोप्टर। ठीक है, अब सोच एक दो कॉनकेव हमने रखा है, तो इसका क्या होगा, तो मान लो इसका -2D था, यहाँ पे भी -2D, पावर क्या हो जाएगा अगेन P1 P2 P3 रहता तो 3 रहते तो तीनों लिख दिया होता मैंने, -4D, पावर कितना हो गया -4D। अच्छा आप एक काम करते हैं, एक कॉनकेव लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेते हैं। ठीक है, इस बार कैसा है -2D है प्लस 2D भी है, पावर क्या हो जाएगा -2 + 2 0। अब सोचो दो ऐसे लेंस से दोनों को हमने मिला दिया और लेंस ही नहीं रहा, वो हो सकता है ऐसा, दो लेंस लिए हमने और दोनों को मिला दिया तो अब वो लेंस ही नहीं रहा, अब वो ग्लास का एक टुकड़ा बन गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दोनों डिफरेंट टाइप का लेंस लो, दोनों का पावर सेम ले लो, हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। अच्छा अगर ऐसा ले लिया तो कि एक हमने लिया है -5D और +2D, तो क्या होगा पावर, क्या फिर भी 0 हो जाएगा, नहीं, क्या होगा यहाँ पे -5 + 2 दैट इज -3 डायोप्टर। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है सो कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि जितने लेंस लगाओगे उतने पावर ऐड हो जाएंगे विद देयर साइन। हो सकता है कि वो 0 भी हो जाए, ठीक है, और हो सकता है बढ़े घटे, जो भी होगा आप वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल से क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म when an object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। तो देखिए हमारे पास गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा हमारे पास गिवन डेटा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, at a distance of object is at a distance of, so u is equal to कितना दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। माइनस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर होता है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर के लिए हम लोग माइनस साइन लेते हैं। और हम लोग को क्या चाहिए, तो बोला है कि फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ देखिए कैसा होता है, कॉनकेव मिरर इस तरीके का कुछ रहेगा और इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस साइन लेंगे हम लोग, तो -10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो देखिए एक फार्मूला, मिरर फार्मूला हमें देता है कि 1/v 1/u = 1/f। तो 1/v नहीं पता हम लोग को v के बारे में, u कितना है 1/-15 और यहाँ पे -1/10, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/10 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा 30 एंड -3 यहाँ पे 2, सो आंसर इज नाउ -1/30। सो 1/v हम लोग को कितना मिला है, -1/30
v मिलेगा हम लोग को -30 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे कि हम लोग को क्या चाहिए, साइज भी चाहिए। हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v कितना है -30, u कितना है -15, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है -15, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये है 1, 2 होता है माइनस माइनस ओवर, सो नाउ hi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ माइनस साइन छूट गया, इसको माइनस भी यहाँ पे लिखिए, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो हम लोग को हाइट माइनस में आने का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज है ये, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, v हम लोग का कितना आया था, माइनस में आया था, v का माइनस आना क्या बताता है कि ये क्या होगा, रियल भी होगा, रियल होगा। और हम लोग से क्या पूछा, पोजीशन पूछा, नेचर पूछा, नेचर में बता दिया कि इन्वर्टेड एंड रियल इमेज होगा, कहां पे बनेगा ये भी बता दिया। अब आप देखिए, हम लोग को नेचर में ना मैग्निफिकेशन भी बताना पड़ता है कि हाइट, तो ये देखिए मैग्निफिकेशन हम लोग का कितना आ रहा है, मैग्निफिकेशन आ रहा है -2, और इमेज की जो हाइट है वो है 2, तो लिखेंगे कि इमेजेस लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये सारे इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट किया और वहां से हमने डिसाइड किया कि ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी करें, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कैन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर व्हिच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, देन फाइंड करना है हम लोग को कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ऑब्जेक्ट क्या है 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है कितनी, 2 सेंटीमीटर, और वो प्लेस कहां पे किया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितना पे प्लेस किया हुआ है 16 सेंटीमीटर। हम लोग माइनस लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको माइनस लेना है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट का रखते हैं फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं। हाँ, और क्या दिया हुआ है हम लोग को, तो और दिया हुआ है कि विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज। रियल इमेज कैसा है, तो 3 सेंटीमीटर रियल इमेज है, मींस hi हम लोग को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर हाई, और रियल इमेज है इसलिए माइनस साइन होगा, सॉरी रियल इमेज है, हम लोग देखेंगे उसको, और ये हम लोग को क्या दिया हुआ है कि इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप देखो, जब भी आपने पढ़ा है कॉन्केव मिरर, तो वहां पे आपने क्या देखा है कि रियल एंड इन्वर्टेड ही बना है, तो ये इमेज कितना होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा। अब आप क्या करोगे, यहां से आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, hi/ho होता है, और एक चीज होता है -v/u। आपको ये सब दिया हुआ है, हाइट वगैरह दी हुई है, हाइट ऑफ इमेज 3 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, यहाँ पे माइनस v कितना है, v हमें नहीं पता, u हमें पता है, दैट इज -16, तो माइनस माइनस ओवर, यहां से क्या हो जाएगा 8 3 या 24, सो v आ जाएगा हम लोग का -24 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या था, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करना है, जो कि है फोकल लेंथ। तो देखिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला कैसे मिलेगा हम लोग को, अगेन मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, 1/d 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/-24 प्लस u हम लोग को हमेशा माइनस का लेना होता है, ठीक है, 1/f। अब इससे क्या होगा, इससे कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पे -3, ये हो जाएगा 1/f। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा कर दीजिए, 48 बाय माइनस बाय माइनस हमने ऊपर लिख दिया, ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, 9 5 45, और 3 आता है 45 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30, सो कितना आ जाता है फोकल लेंथ 9.6 सेंटीमीटर विद माइनस साइन। ठीक है, तो ये जो है समझ लीजिए कैसे कैसे हमने किया, ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज 1 सेंटीमीटर टॉल
ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 mm tall placed 5 centimeter from the mirror. Find the position and focal length of the mirror. 1 centimeter placed 1 centimeter tall, ठीक है, इतना मीटर tall. रियल इमेज 1 सेंटीमीटर tall, ठीक है. तो देखो रियल इमेज बना रहा है और वो कितना है, तो रियल इमेज की जो हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर. और रियल जब भी बनता है कॉन्केव में तो वो इन्वर्टेड भी होता है, आपने इसलिए यहाँ पे लगा लिया माइनस साइन. और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो भी हम लोग को दी हुई है, दैट इज 2.5 mm. तो देखो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग mm में ले लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा. अब क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. तो u कितना दिया हुआ है, -5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो चलो यहां से एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हमें दोनों की हाइट पता है. तो HI/HO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V/U. HI कितना है, तो 100 और ये कितनी है, ये है 2.5. अब देखते हैं यहाँ पे -V नहीं पता, -U, ठीक है, 5 से 0.5 और यहाँ पे 0 एंड देन ये वाला हो जाएगा 5 200. V इज इक्वल टू हाउ मच, 200 सेंटीमीटर. V मिल गया. अब करते हैं फोकल लेंथ. तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F. तो V हम लोग को कितना मिला है, V अब चेक करते हैं. यहाँ पे क्या मिला है हम लोग को, 0.5 सेंटीमीटर. रियल एंड इन्वर्टेड था, इन्वर्टेड हमने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये हम लोग का आएगा माइनस में. ठीक है, चलिए. तो 1/-200 प्लस 1/U की वैल्यू कितनी है, -5 इज इक्वल टू हाउ मच, 1/F. तो इसका एलसीएम वगैरह निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं. माइनस ऊपर दे दीजिए, 200 1 प्लस 40 1/F. So now answer is 200/41 with माइनस साइन. ये हमारी वैल्यू है. आप इसको सॉल्व कर लें, आपको ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.9 और समथिंग सेंटीमीटर. इतना यहाँ पे फोकल लेंथ आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी करें, फिर अपन देखते हैं आगे का पार्ट. चलो, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 15 centimeter. Find the nature of image, position and magnification. तो चलो, given data हमारे पास क्या है, हम लोग पहले वो लिख लें. देखिए given data क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई. ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर. प्लस लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर ही रखते हैं, सीधा रखते हैं. एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. मुझे बताइए u प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा. क्यों, क्योंकि u आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो, कि पहले रखते हो, मतलब लेंस के सामने रखते हो. सामने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में, और ये क्या होगा, माइनस. ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15. मुझे बताइए फोकल लेंथ प्लस लूं माइनस लूं. देख लो यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ये है, इसका फोकस कहाँ पे है, उस तरफ है. उस तरफ का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव लिया हमने. चलो अब देखते हैं हम लोग कि v कैसे फाइंड करेंगे. अगेन हमारे पास फॉर्मूला है 1/V/-1/U इज इक्वल टू 1/F. 1/V माइनस 1/-10 इज इक्वल टू 1/15. माइनस माइनस प्लस हो गया एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस अगेन 1/10. क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, 15 2 जा एंड यहाँ पे 3. सो नाउ आंसर इज -1/30. सो ये 1/V हम लोग को मिला है, यहाँ पे 1/V लिख दीजिएगा. सो नाउ V इज इक्वल टू कितना, -30. V -30 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इमेज कहाँ बन रहा होगा, प्लस तो इधर होता है, माइनस उधर होता है. इसका मतलब है कि नेचर के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, वर्चुअल होगा. ठीक है, अब सीधा होगा कि उल्टा होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कि V/U इज इक्वल टू H ऑफ ऑब्जेक्ट. V कितना है, -30. U कितना है, -10. माइनस माइनस ओवर
एच आई कितना है ये हमें नहीं पता, और यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट कितना है 5 है 3, और एच आई कितना आ गया 15 प्लस में आया है, इसलिए क्या होगा ये सीधा होगा, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और क्या हुआ तो देखो लार्जर देन ऑब्जेक्ट प्लस दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट कहां पे था 10 सेंटीमीटर पे, इमेज कहां पे बना है 30 सेंटीमीटर पे उसी तरफ, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, सॉरी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट फिर देखेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर of height is placed at a distance of 12 centimeter from convex lens of focal length 8 centimeter, find the position and height of the image। अगेन गिवन डेटा देख लें कि हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, प्लस होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है हमने सीधा ही रखा है। एट अ डिस्टेंस मीन्स यू कितना दिया हुआ है 12, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है हम लोग को क्योंकि वो सामने रखा होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बताइए, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस का अभी अभी आपने देखा था, फोकल लेंथ कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये कैसा हुआ कितना है फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर मीन्स 8 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिख दोगे। क्या चाहिए पोजीशन चाहिए, ठीक है, फिर से वही सब काम 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/-12 इज इक्वल टू 1/8, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1/12 1/v ना v इज इक्वल टू कितना, चलो 1/v पहले फाइंड कर लेते हैं, 1/v कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, माइनस 1/24, सो ना v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। v मिल गया, हाइट ऑफ इमेज भी चाहिए था, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू क्या होगा V/U। तो हाइट ऑफ इमेज देखिए कितना होगा, नहीं पता हम लोग को, ये 7 है, v कितना है -24 है, और ये कितना है -12 है, ये हो जाएगा 2, एंड हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेचर बता सकते हो, चलो नेचर भी लिख देते हैं। हाइट प्लस में आ रहा है मतलब इरेक्ट है, तो क्या होगा वर्चुअल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये देखो माइनस में आ रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही है ये, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। लार्जर है या स्मॉलर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और एक चीज देखें कहां पे बन रहा है ये, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट अगेन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नेचर भी डिटेक्ट कर सकते हैं, हालांकि इसमें पूछा नहीं था, बट नेचर बताते जाओ, अच्छी प्रैक्टिस होगी इसकी। चलो तो अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए, कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज। अगेन हमारे पास क्या है, गिवन डेटा हम लोग देख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है बताइए, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, सो u इज इक्वल टू हाउ मच -50। -50 क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ लेंस रखे होते हैं, इन फ्रंट ऑफ लेंस मतलब उस तरफ का क्या होगा बताओ, जहां से जिधर से कॉपी स्टार्ट होता है उस तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ नेगेटिव साइन। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी सोच के देखो। नाउ फोकल लेंथ किसका, फोकल लेंथ कॉनकेव का। एक बार यहाँ पे रफ में बना के देख लेते हैं कैसा होता है, लाइट ऐसे आती है ऐसे आता है, और यहाँ पे फोकस बनता है, इस तरफ क्या होता है, इस तरफ निगेटिव होता है, तो निगेटिव फोकल लेंथ कितना है वो -20 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगाइए, लेंस फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हमारा 1/f 1/v 1/-50 इज इक्वल टू -1/20, माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1/20 प्लस एंड देन माइनस कितना हो जाएगा 50, ये भी माइनस ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 105, और कितना होगा यहाँ पे 2, माइनस साइन है यहाँ पे
सो ये हो जाएगा -7/100। किसकी वैल्यू आ रही है ये 1/v। सो नाउ v इज इक्वल टू हाउ मच 100/7 विथ माइनस साइन। v कैसा हम लोग का दिख रहा है माइनस में। माइनस में दिखने इसका आंसर कितना आना चाहिए पॉइंट में 7 1 जा 7 बचा 3 7 4 जा 28 बचा 2 और ये 2 9 के आसपास कुछ आएगा विथ माइनस साइन। v मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, पोजीशन तो हमने निकाल लिया, नेचर फाइंड करना है। ठीक है, एक काम करते हैं मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है v/u। v कितना है, v हमारे पास है -100/7। u कितना है, u है -50 ये और ये। सो ये क्या हो गया 2/7। 2/7 मतलब क्या होता है 0.29। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है। मैग्निफिकेशन देखो पॉजिटिव है और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 से छोटा भी है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि मैग्निफिकेशन ऐसा रहा तो क्या होगा। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कौन, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या एक है कि मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आया तो क्या होगा इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। पॉजिटिव आया तो क्या होगा, तो होगा इरेक्ट। ठीक है, ये कहीं पे नोट में लिख लो, इसको नोट में यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये काम आएगा आप जज करने में कि जब मैग्निफिकेशन निकाल लोगे तो ये सब बातें आप बता पाओगे। मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ इरेक्ट इमेज, और छोटा आया है तो लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और क्या आया बताओ, तो इरेक्ट हो गया। वर्चुअल क्यों बोल रहा हूं कि वर्चुअल मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन आया यहाँ पे, लेंस में इस तरफ का बनना वर्चुअल कहलाता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी अपन कर लेते हैं कि ये कौन सा है लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमेशा क्या होता है छोटा बनता है, देखो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सीधा बनता है इरेक्ट, वर्चुअल बनता है, सही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल करोगे, बुक में बहुत सारी न्यूमेरिकल दी हुई होगी, आप उसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं अपन कि अ थीन लेंस हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर, तो ये अपने को किस में चाहिए था, फोकल लेंथ किस में चाहिए था पावर के लिए, मीटर में चाहिए था। तो मीटर में कैसे आएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है 0.4। अच्छा 100 है, एक काम कर देते हैं इसको फ्रैक्शन में जाने देते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी। -25/100 तो बता इसका पावर कितना होगा 1 फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ किस में होना चाहिए इन मीटर। तो 1 कितना हो जाएगा -25/100। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 100 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे -25 4 जा, और यहाँ पे क्या आ गया -4। क्या होता है यूनिट इसका डायोप्टर, तो पावर क्या होगा इसका डायोप्टर। अच्छा ये हम लोग से पूछा है कि नेचर क्या होगा इसका, तो लेंस का नेचर बता क्या होगा, नेगेटिव पावर आया है। फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ होता है कॉनकेव का नेगेटिव। तो कॉनकेव का अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव किसका होगा कॉनकेव लेंस का। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं, फटाफट करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सारी की सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हमने किए हैं, थ्योरी वो भी हमने कंप्लीट किया। अब आपका काम बचता है कि आप पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे जो आप अगर आपने थ्योरी प्रॉपर्ली किया है ना तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।